एनटीपीसी 2026 में अपनी सीट पक्की करने के लिए देखिए सबसे तेज एग्जाम एनालिसिस। मैं हूं रवि सर और आप देख रहे हैं रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस द्वारा प्रस्तुत इस डीप डाइव एनालिसिस सेशन में स्वागत है। यह सेशन रवि सर की 100% सटीक रिसर्च और कड़ी मेहनत पर आधारित है, जिसे परीक्षा की तैयारी को एक खास बढ़त देने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम 22 मार्च की दूसरी शिफ्ट यानी शिफ्ट 2 का एकदम सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और एस्पिरेंट्स को ये बता दें कि हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि आंसर की में क्या सही है, मतलब वो तो कहीं भी मिल जाएगा। राइट। हमारा फोकस उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स और टीचर्स नोट्स पर है जो अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पीडीएफ के पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, कला, संस्कृति और विश्व भूगोल। एकदम सही। तो पहला सवाल जो पूछा गया वो था कि राठवा निघेर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या उत्सव है, और इसका सही उत्तर है गुजरात। उसके नजरिए से एस्पिरेंट्स को ये नोट कर लेना चाहिए कि ये नृत्य मुख्य रूप से राठवा जनजाति द्वारा किया जाता है। अच्छा। हाँ, जो छोटा उदयपुर और वडोदरा के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। और सबसे अहम बात, ये उत्सव होली, जिसे वहाँ धुलंडी कहते हैं, उस अवसर पर मनाया जाता है। राइट, धुलंडी। बिल्कुल। और इसी दौरान वहाँ मशहूर क्वांट मेला भी लगता है। एग्जामिनर अक्सर एक ही मेले से जुड़े अलग अलग फैक्ट्स पूछ लेता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन महानगरों को जोड़ता है? इसका सीधा उत्तर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। एग्जैक्टली। और यहाँ एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है पीडीएफ में, मतलब एक एग्जाम चीट कोड समझ लीजिए इसे। हाँ, वो ट्रिक बहुत सॉलिड है। बिल्कुल। इसे याद रखने के लिए बस इतना दिमाग में रखना है, DMCK। मैं थोड़ा धीरे से फिर दोहराता हूं ताकि स्टूडेंट्स लिख सकें। D से दिल्ली, M से मुंबई, C से चेन्नई और K से कोलकाता। DMCK। बहुत बढ़िया। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जोड़ लेते हैं। इस पूरे नेटवर्क की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर्स है। राइट। और इसे डेवलप करने वाली अथॉरिटी NHAI है। एक और फैक्ट जो स्टेटमेंट वाले सवालों में फंसा सकता है, वो ये कि ये योजना 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। और वो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, राइट? बिल्कुल सही। चलिए, बहुत बढ़िया। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, जो कि एक रीसेंट करंट अफेयर है 2025 का। इथियोपिया में 12,000 वर्षों बाद किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इसका सही उत्तर है हेलीगुबी। हेलीगुबी। और ये अफार क्षेत्र में है। हाँ, ये 23 नवंबर 2025 को सक्रिय हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा विस्फोट नहीं था, मतलब काफी बड़ा था। बहुत बड़ा। राख का गुबार लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। 12,000 साल तक शांत रहने के बाद अचानक फटना इसे अपकमिंग एग्जाम्स का एक हॉट टॉपिक बनाता है। एकदम सही कहा। अब पेज 3 की तरफ बढ़ते हैं, प्रमुख पुस्तकें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्वेश्चन 4 एक मैच द फॉलोइंग सवाल था। इनमें से कौन सा मेल सही है? और सही उत्तर था देवदास का मेल शरत चंद्र चटर्जी के साथ, 1917। राइट। लेकिन जो बाकी के गलत ऑप्शंस थे ना, उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज गलत ऑप्शन है वो कल सीधा सवाल बन सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, मधुशाला मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रेमचंद जी ने तो गोदान और गबन लिखी है। हाँ, वो तो क्लासिक्स है एकदम। और दूसरा ऑप्शन था आनंद मठ। ये रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं बल्कि बंकिम चंद्र चटर्जी का है। एस्पिरेंट्स ध्यान दें कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल। और टैगोर की प्रसिद्ध कृति गीतांजलि है। अंत में कामायनी बंकिम चंद्र की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद का एक महान हिंदी महाकाव्य है। अरे बाप रे, इतने सारे फैक्ट्स, स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं होंगे, क्योंकि पीडीएफ में एक गजब की मेमोरी ट्रिक दी गई है। अच्छा, क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है, देव की शरण, आनंद बंकिम का, मधु बच्चन की। क्या बात है। देव की शरण मतलब देवदास और शरत चंद्र। बिल्कुल। आनंद बंकिम का मतलब आनंद मठ और बंकिम चंद्र। और मधु बच्चन की मतलब मधुशाला और बच्चन। एग्जैक्टली। इसे बस 1-2 बार बोल लेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शंस में से सही उत्तर था भारत।
हाँ, और ये अक्सर कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है राइट क्योंकि भारत आसियान देशों के बहुत करीब है। राइट, समझौते भी बहुत होते हैं। बिल्कुल, लेकिन वर्तमान में आसियान के कुल 11 सदस्य देश हैं और भारत इसका फुल टाइम मेंबर नहीं है। ये एस्पिरेंट्स को याद रखना है। एकदम स्पष्ट है। अब कंप्यूटर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 6, मार्च 2026 तक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी नवीनतम मुख्य वर्जन कौन सा है? इसका आंसर तो बहुत बेसिक है, विंडोज 11। हाँ, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। चलिए क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। प्राचीन तमिल महाकाव्य से था, किस महाकाव्य में कन्नगी के जीवन का चित्रण है? सही उत्तर है शिलप्पादिकारम। राइट, शिलापादिकारम संगम साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एनालिसिस में ये नोट करना जरूरी है कि कन्नगी को तमिल संस्कृति में शुद्धता या सतीत्व का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, तो अब पेज 5 पर चलते हैं, भूगोल और भाषा। 8वां सवाल, दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर किन महीनों में आता है? सही उत्तर है जून से सितंबर। हाँ, ये भी डायरेक्ट सवाल था। बिल्कुल। अब क्वेश्चन 9 जो शास्त्रीय भाषा पर है, तमिल और कन्नड़ को कब ये दर्जा मिला? सही उत्तर है तमिल को 2004 में और कन्नड़ को 2008 में। यहाँ एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा अपकमिंग शिफ्ट अलर्ट है। वो क्या? वर्तमान में कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। सरकार ने हाल ही में कुछ नई भाषाएं जोड़ी हैं, तो ये संख्या 11 दिमाग में फिक्स कर लेनी चाहिए। बहुत ही शानदार अलर्ट। चलिए पॉलिटी सेक्शन में आते हैं। क्वेश्चन 10, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश प्रदान कर कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा? सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखिए, अगर इसके पीछे का क्यों समझे तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि भारतीयों को प्रशासन से पूरी तरह बाहर रखकर वो लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। हाँ, वो डर गए थे थोड़ा। बिल्कुल, इसलिए 1861 के इस एक्ट के जरिए पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट है। इसी से जुड़ा क्वेश्चन 11 भी पॉलिटी से है। 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ, उसके द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? सही उत्तर है अनुच्छेद 43B। और इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक अनुच्छेद का मामला नहीं है। अच्छा, और क्या हुआ था इसमें? इसका मुख्य विषय था सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके जरिए अनुच्छेद 43B तो जोड़ा ही गया, साथ ही मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19(1)C को भी मॉडिफाई किया गया। राइट। और इतना ही नहीं, संविधान में एक पूरा नया भाग 9B जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक है। मतलब एक संशोधन से संविधान के 3 अलग-अलग हिस्सों में बदलाव हुआ। बिल्कुल, और यही डीप एनालिसिस अपकमिंग शिफ्ट्स में मार्क्स दिलाएगा। सही कहा। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। विंडोज में एक्टिव विंडो का सिस्टम मेन्यू खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका आंसर है Alt प्लस स्पेस बार। हाँ, Alt प्लस स्पेस बार। चलिए क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। वापस पॉलिटी। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? उत्तर है 12 सदस्य। जी, और ये 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखते हैं। एकदम सही। अब क्वेश्चन 14 भारत के उत्तरी मैदान की भौतिक विशेषताओं पर है। भाबर और तराई के संदर्भ में सत्य कथन चुनना था। इसका सही उत्तर है दोनों कथन सही हैं। और इसका गहराई से एनालिसिस करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अक्सर एस्पिरेंट्स को फंसा देता है। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। तो कथन 1 कहता है कि भाबर छिद्रपूर्ण पत्थरों की एक संकीर्ण पट्टी है जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। राइट। और कथन 2 कहता है कि तराई भाबर के दक्षिण में स्थित एक दलदली नम क्षेत्र है जहां घने जंगल हैं। बिल्कुल। तो इसे ऐसे समझते हैं क्या कैंडिडेट्स भाबर की तुलना एक विशाल स्पंज से कर सकते हैं? स्पंज? हाँ, कैसे? मतलब जैसे एक सूखे स्पंज पर पानी डालते ही वो अंदर गायब हो जाता है ना, जी, वैसे ही पहाड़ों से उतरने वाली नदियां भाबर के इन पत्थरों के नीचे बहने लगती हैं और सतह से गायब हो जाती हैं। अरे वाह। और तराई वो जगह है जहां उस स्पंज से पानी वापस बाहर रिसता है, जिससे वो इलाका दलदली हो जाता है। ये स्पंज वाली एनालॉजी बहुत ही बेहतरीन है। इससे भाबर और तराई का कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम छप जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब कृषि की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15 पानी बूंद बूंद करके जड़ों तक कैसे पहुंचता है? सही उत्तर है ड्रिप सिंचाई। हाँ, ये पानी बचाने की सबसे अच्छी तकनीक है। क्वेश्चन 16 बायोलॉजी से है। अनार का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सही उत्तर है एरिल। और एनालिसिस में बता दें कि एरिल असल में उस बीज के ऊपर की जो लाल रंग की जूसी परत होती है ना, उससे कहते हैं। अच्छा,
तो हम बीज नहीं एरिल खाते हैं। क्वेश्चन 17, ब्रेड बनाते समय CO2 निकालने के लिए कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया जिम्मेदार है जिससे ब्रेड फूलता है? उत्तर है किण्वन यानी फर्मेंटेशन। राइट, और इसका डेली लाइफ एग्जाम्पल है भटूरे या जलेबी के आटे में खमीर उठना। हाँ, वो रात भर में जो फूल जाता है। एग्जैक्टली, यीस्ट शक्कर खाता है और CO2 छोड़ता है। क्या बात है। चलिए अब क्वेश्चन 18 देखते हैं। फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार सवाल। जब संकीर्ण पाइप से चौड़े पाइप में पानी जाता है तो उसका सुचारू प्रवाह, जिसे लैमिनार फ्लो कहते हैं, वो बाधित क्यों होता है? सही उत्तर है अचानक दबाव बढ़ने के कारण। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब पाइप चौड़ा होता है तो पानी की गति कम हो जाती है। अच्छा, और बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार गति कम होने से वहां का दबाव अचानक बढ़ जाता है, जिससे टर्ब्यूलेंस पैदा होता है। इसे एक ट्रैफिक बॉटलनेक की एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन करिए कि गाड़ियां एक सिंगल लेन में आराम से चल रही हैं। लैमिनार फ्लो। हाँ, और अचानक वो लेन एक चौड़े 6 लेन हाईवे में खुल जाती है, तो गाड़ियां अपनी लेन छोड़कर इधर-उधर भागने लगेंगी ना? बिल्कुल, ट्रैफिक टर्ब्यूलेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही पानी का बहाव चौड़े पाइप में अस्त-व्यस्त हो जाता है। ये हाईवे वाली एनालॉजी बहुत काम आएगी स्टूडेंट्स को। चलिए क्वेश्चन 19, 1991 के आर्थिक सुधारों पर आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य फोकस किस पर था? उत्तर है LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। राइट। क्वेश्चन 20, पारंपरिक आर्थिक विकास को मुख्य रूप से किसमें परिवर्तन के रूप में मापा जाता है? सही उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब GDP। और पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन 21 आया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था? इसका उत्तर है तेजी से औद्योगिकरण। हाँ, और एस्पिरेंट्स ध्यान रखें कि ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारी उद्योगों पर जोर था इसमें। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 22, स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? सही उत्तर है RK षणमुखम चेट्टी। 1947 में आजादी के बाद इन्होंने ही पहला बजट पेश किया था। सही बात है। अब कंप्यूटर मेमोरी का क्वेश्चन 23, SRAM और DRAM में क्या अंतर है? उत्तर है कि DRAM को प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि SRAM को नहीं। इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। S मतलब स्टैटिक और D मतलब डायनामिक। अच्छा, डायनामिक मेमोरी का डेटा धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, तो उसे रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। ओके, समझ गया। क्वेश्चन 24 स्पोर्ट्स से है। हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर खिताब जीता? उत्तर है दक्षिण कोरिया। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये नोट करें कि भारत ने उन्हें 4-1 से हराया और इसका आयोजन स्थल था राजगीर, बिहार। अरे वाह, बिहार में। हाँ, इसलिए ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बड़ा अलर्ट पॉइंट है। बिल्कुल। क्वेश्चन 25, कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। राइट। क्वेश्चन 26, अकबर की व्यवस्था में मनसब शब्द का अर्थ क्या था? उत्तर है एक पद या दर्जा। हाँ, मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। क्वेश्चन 27, 1991 के टैक्स सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है कर संरचना को सरल बनाना, दरें कम करना और अनुपालन सुधारना। मतलब टैक्स का सिस्टम इतना आसान कर दो कि लोग टैक्स चोरी ना करें। एग्जैक्टली। क्वेश्चन 28, आर्थिक विकास का दृष्टिकोण में सबसे आवश्यक किसे माना जाता है? उत्तर है GNP या GDP में वृद्धि। बिल्कुल। अब हम आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। हाँ, क्वेश्चन 29, वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2025-26 कहाँ आयोजित होने वाला है? उत्तर है नई दिल्ली। राइट। क्वेश्चन 30, 1829 के खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है U तिरोत सिंह। पूर्वोत्तर भारत के विद्रोहों से लगातार सवाल आ रहे हैं, तो एस्पिरेंट्स इसे अच्छे से कवर करें। बिल्कुल। क्वेश्चन 31, मिशन सुदर्शन चक्र 2025 किस मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर है रक्षा मंत्रालय। हाँ, ये एक नेशनल सिक्योरिटी पहल है। अब आते हैं क्वेश्चन 32 पर। ये बहुत धमाकेदार सवाल है पॉलिटिका। 24वां संविधान संशोधन 1971 के संबंध में सही कथन क्या है? उत्तर है इसने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति को अनिवार्य बना दिया। इसका एनालिसिस बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ, ये गोलकनाथ मामले से जुड़ा है ना? एग्जैक्टली। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। इसी को पलटने के लिए 1971 में ये संशोधन लाया गया। अच्छा, इसने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन की शक्ति दे दी। मतलब कोई कोर्ट नहीं जा सकता था। हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होगा उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट था। चलिए क्वेश्चन 33 देखते हैं। पश्चिमी तटीय पट्टी मुंबई और गोवा के मध्य क्या कहलाती है? उत्तर है कोंकण तट। राइट। क्वेश्चन 34, अगस्त 2025 में ब्रेक मॉनसून के कारण बारिश में 20% की कमी क्यों आई? उत्तर है मॉनसून ट्रफ के हिमालय की ओर खिसकने के कारण। हाँ, जब ट्रफ लाइन हिमालय की तरफ जाती है तो मैदानी इलाकों में बारिश रुक जाती है। क्वेश्चन 35, जब कोई भारतीय विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो क्या होता है? उत्तर है भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। और अब आखिरी क्वेश्चन 36, 2025 एपेक्स शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किस एआई निकाय का प्रस्ताव रखा? उत्तर है WAIC, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ हमारे सभी 36 प्रश्नों का 3 स्टेप एनालिसिस पूरा होता है। और सेशन को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे 1861 के एक्ट से लेकर 1971 के संविधान संशोधन तक नियम बदलते रहे हैं और अब 2025 में एआई के लिए नए वैश्विक नियम बन रहे हैं। सही बात है। तो सोच कर देखिए, क्या भविष्य में हमारे संविधान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिकारों या सीमाओं को भी परिभाषित करने के लिए कोई नया संशोधन लाना पड़ेगा? बहुत ही गहरा सवाल है ये। और रवि सर, शारीरिक थकान के बावजूद इस स्तर की डिटेल लाने के लिए अक्सर सुबह 10 बजे से लगातार काम करते हैं। अगर ये एनालिसिस मूल्यवान लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पल पल की अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। For all updates and detailed analysis of RRB NTPC Graduate Level 2026, subscribe to our channel now. I am Ravi sir from Ravi Competitive Classes. I am with you on your selection journey. Dhanyavad.